यूट्यूब पे आ रहा है, गुड। यूट्यूब पे सब जुड़ गए, बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड नाउ वी आर एज promised ऑन चैप्टर नंबर 9। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हार्डली 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जिसका नाम है ऑडिट ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम सिर्फ यही करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, ऐसे 500 के अंदर जो ऑडिट प्रोसीजर का डायग्राम हमने बनाया था, उस ऑडिट प्रोसीजर के आइटम के डायग्राम में हमने लिए थी टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंट। टेस्ट ऑफ डिटेल्स ली थी और एनालिटिकल प्रोसीजर ली थी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ली थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक होता है टेस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस और एक होता है टेस्ट ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। टेस्ट ऑफ अकाउंट्स बैलेंस मतलब बैलेंस शीट आइटम्स, टेस्ट ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब दैट इज टेस्ट ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब अगर हम आए तो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट के आइटम्स को अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ असर्शंस देखना होंगे, और वो असर्शंस क्या होंगे, आज हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट आइटम के अंदर असर्शंस क्या देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर असर्शंस क्या देखना है। असर्शंस आपको मालूम है, असर्शंस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो एक्सप्लिसिट है चाहे वो अदरवाइज है, जो इम्बॉडीड है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, which is used by the auditor to consider that is there any potential misstatement। यानी assertion management के वो representations हैं, assertions management के वो representations हैं जो explicit भी हो सकते हैं, implied भी हो सकते हैं, और किस लिए दिए गए थे, ताकि ऑडिटर उन assertions को चेक करते हुए आगे बढ़े और ये देखे कि क्या अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में कहीं कोई मिस स्टेटमेंट छुपा हुआ तो नहीं है। असर्शन, जब हम बैलेंस शीट आइटम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर असेट या लायबिलिटी होती है तो हम पहले बोलते हैं भाई इसका एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं, और अगर एग्जिस्टेंस है तो इसकी ऑनरशिप है या नहीं अगर असेट है तो, और ये ऑब्लिगेशन है या नहीं अगर लाइबिलिटी है तो। फिर हम देखते हैं भाई इसकी कंप्लीटनेस है या नहीं है। फिर हम देखते हैं इसका वैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो एफआरएफ के हिसाब से है या नहीं है। और असर्शंस अगर पी एंड एल से रिलेटेड हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया इसका ऑकरेंस भी हुआ है या नहीं हुआ है। ऑकरेंस के बाद हम देखते हैं कि भाई ऑकरेंस अपनी जगह है, कट ऑफ प्रोसीजर यहाँ भी देखा जाता है, यहाँ कंप्लीटनेस के अंदर भी हम कट ऑफ देखते हैं, पर यहाँ भी कट ऑफ देखते हैं, दैट कट ऑफ इज देयर, ऑकरेंस इज देयर। यहाँ पर वैल्यूएशन के बजाय हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, दैट वेदर द आइटम इज प्रॉपरली मेजर्ड और नॉट। यहाँ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन नहीं देखे जाते, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर फिर भी देखा जाता है। तो एक हुआ ऑकरेंस, एक हुआ कट ऑफ, एक हुआ कंप्लीटनेस, एक हुआ मेजरमेंट, एक हुआ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कंप्लीटनेस यहाँ भी है, कंप्लीटनेस यहाँ भी है, कट ऑफ हम इस कंप्लीटनेस के अंदर ही ले लेते हैं और यहाँ भी हम कट ऑफ ले लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये कोई एक्ट नहीं है कि जिसमें कौन पहले कौन बाद में, इस टाइप से है ही नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब आप समझते हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता।
एग्जिस्टेंस के बाद आती है ऑनरशिप, ऑनरशिप के बाद आता है कंप्लीटनेस। तो आइए जरा पहले एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें कि यार एग्जिस्टेंस में हम क्या क्या देखेंगे। आओ जरा बैलेंस शीट आइटम के एग्जिस्टेंस को एक साथ निपटाएं। मैं आपको फ्रीलांस मतलब फ्री स्टाइल सिखा रहा हूं, जिसमें आप बिल्कुल भी बंधे हुए नहीं हो, पढ़ा हुआ आपका सब है। अब फटाफट देख लेते हैं। अगर मान लो मैं बोलूं कि शेयर कैपिटल का एग्जिस्टेंस देखना है तो कैसे देखोगे? तो सबसे पहले आप बोलोगे सर हमको सबसे पहले तो अथोराइज्ड कैपिटल देखनी है कि कितनी है, फिर देखनी है इशूड है तो कितनी है, और इनका एग्जिस्टेंस हमको मिलेगा शेयर होल्डर रजिस्टर से। तो हम शेयर होल्डर रजिस्टर देख सकते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट देख सकते हैं, ऑथोराइज्ड कितनी है, इशूड कितनी है, पेड अप कितनी है, यह हम देख सकते हैं। तो ये शेयर कैपिटल के एग्जिस्टेंस में हमको शेयर होल्डर रजिस्टर देखना है और शेयर कैपिटल का अकाउंट देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, और भी जो जो आपको याद आ जाए आप बाकायदा शेयर कैपिटल के एग्जिस्टेंस की बात कर सकते हो। चाहो तो इस बार अब जब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस के आगे की, तब वो आगे की बात करेंगे। अभी हमको खाली ये देखना है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए तो भाई साहब आप ऑथोराइज कैपिटल देख लो, इशूड कैपिटल देख लो, पेड अप कैपिटल देख लो, शेयर होल्डर रजिस्टर देख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देख लो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देख लो भैया, क्योंकि रजिस्टर्ड कैपिटल तो आपको वहीं से मिलेगी। तो एग्जिस्टेंस हमने देख लिया शेयर कैपिटल का। अब किसी ने कहा कि आप रिजर्व्स के एग्जिस्टेंस में क्या देखोगे? तो बाबूजी बहुत सिंपल सी बात है, मैं रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस देखूंगा, मैं ओल्ड बैलेंस शीट से ओल्ड बैलेंस शीट की कॉपीज देखूंगा कि किस तरीके से रिजर्व्स बनते हुए आए हैं और ये रिजर्व्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं। फिर मैं रिजर्व्स के अंदर देखूंगा कि रिजर्व कौन से टाइप का है। टाइप में आपके पास कैपिटल रिजर्व है, आपके पास रेवेन्यू रिजर्व है जिसको कहते हैं हम जनरल रिजर्व है, आपके पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व है, आपके पास डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट है, आपके पास बहुत सारे तरीके के रिजर्व्स हैं। तो मैं ये देखूंगा कि किस तरीके का रिजर्व है और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया। 3 लाइन मुझे, अभी मैं एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं तो मैंने एग्जिस्टेंस पे कर ली। रिजर्व के बाद आते हैं लोन। ओ भाई साहब लोन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस ले लो, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लो कि लोन एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके बाद लोन एग्रीमेंट देख लो कि आपका लोन एग्रीमेंट है या नहीं है, जिससे लोन लिया है उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन देख लो कि रीपे कितना करना है, क्या करना है, व्हाटएवर। आपको लोन का पर्पस भी पता चल जाएगा वहीं लोन एग्रीमेंट से कि लोन क्यों लिया गया है। और लोन लेते समय जो रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन लगे थे या जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन लगे थे वो भी देख लो। साथ में एग्जिस्टेंस देखना है तो लेजर भी चेक कर लो कि लोन अकाउंट कैसा है। और लोन अकाउंट के लिए तो आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी मिल सकती है ये देखने के लिए कि लोन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं एग्जिस्टेंस की। पहला मैंने ले लिया शेयर कैपिटल, दूसरा मैंने ले लिया रिजर्व, तीसरा मैंने ले लिया लोन। आओ चौथे एग्जिस्टेंस पर चलते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सबसे पहले मैं लूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन क्या रहा। दूसरी बात, मुझे ऐसी लिस्ट चाहिए लाइबिलिटीज की जिनका आपने एस्टिमेट किया है, और एस्टिमेट करने का मुझे कैलकुलेशन भी चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भैया प्रोविज़न एग्जिस्ट करता है। और जो लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ है उनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे देखना पड़ेंगे कि क्यों ये प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द वे हाउ द प्रोविजंस आर बीइंग क्रिएटेड। एग्जिस्टेंस देखा प्रोविजन का,
ओपनिंग बैलेंसेस तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लिए, लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी देख ली कि किन, और उनके एस्टीमेट देख लिए। एस्टीमेट के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लो कि एस्टीमेट सही है या नहीं है, कैलकुलेशन चेक कर लो, काम खत्म हो गया। प्रोविजन का एग्जिस्टेंस देखा। पांचवी बात, क्रेडिटर। अरे सर, क्रेडिटर का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो, क्रेडिटर की तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, क्रेडिटर इस साल क्रेडिटर एग्जिस्टेंस में आया है, क्रेडिटर का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इसमें आपको और क्या देखना होगा कि इस साल की टोटल परचेसेस क्या है, तो आप अपना लेजर भी देख लीजिए, तो आपको क्रेडिटर एग्जिस्ट करता है या नहीं है पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिससे पता चल जाएगा कि क्रेडिटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। छठी बात पर मैं आऊँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो दादा एग्जिस्टेंस अगर देखना है तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने वहां चला जाऊंगा। एग्जिस्टेंस अगर मुझे देखना है तो मैं ओपनिंग लेजर देख लूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट देख लूंगा, मैं फिक्स एसेट रजिस्टर देख लूंगा। मैं फिक्स एसेट रजिस्टर देखने के साथ साथ मैं एग्जिस्टेंस देखना चाहता हूं किसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो मैं और क्या देख सकता हूं, अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ खरीदा है तो उसकी इनवॉइस देख सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका मैंने क्या चेक करना है, एग्जिस्टेंस ओनली। एग्जिस्टेंस अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद में जाऊं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एग्जिस्टेंस देखना है, तो सबसे पहले मैं डीमैट अकाउंट मांगूंगा और उसमें देखूंगा कि डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है या नहीं। फिर मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर उठा के देख लूंगा कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं। उसके बाद मैं चाहूँ तो रेजोल्यूशन भी देख सकता हूँ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और जनरल मीटिंग के, कि उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को आगे बढ़ाया। मैं सबके एग्जिस्टेंस देख रहा हूँ। मैं आपको आज मास्टर बनाना चाहता हूँ अलग अलग तरीके से। अब आपने एग्जिस्टेंस देख लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप एग्जिस्टेंस देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी पहले तो डीमैट अकाउंट में ही देखना पड़ेंगे। दूसरा आप अपना लेजर उठा के देख लो, तीसरा आप अपना इन्वेस्टमेंट रजिस्टर उठा के देख लो, एग्जिस्टेंस प्रूव हो जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट का। 9वें पॉइंट पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट लेने जाऊँ असेट, तो मैंने कहा भाई इन्वेंट्री। ओ भाई मैं तो ऐसे 501 के अंदर पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आऊँगा कि इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं। फिर मैं इन्वेंट्री के टाइप्स देखूंगा कि कौन सी इन्वेंट्री जो है वो रॉ मटेरियल है, कितनी WIP है, कितनी फिनिश गुड्स है। मैं इनका इंस्पेक्शन करके देखूंगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं, WIP कितने % कंप्लीट हुई है, फिनिश गुड्स कंप्लीट है या नहीं है। एग्जिस्टेंस देखने के लिए मैं उनकी कंडीशन भी देखूंगा कि उनकी कंडीशन कैसी है। नो पॉइंट एट ऑल। मजा आ रहा है? अरे ये तो सब रिवाइज होंगे बाबू, देखो तो सही तुम। ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि अभी आपको ढेर सारे लोग जाने क्या क्या इंपॉर्टेंट पकड़ा के जाने वाले हैं। अगर तुम पास होना चाहते हो तो कसम है तुमको, किसी YouTube की शरण में मत जाना। भले ही कोई SMS आ जाए कि ये वहाँ से हम और ये करवा देंगे वो करवा देंगे। अभी आपने देखा ही, एक तो मीमी चल रही थी कि YouTube फैकल्टीज बिफोर द एग्जाम इतना पढ़ लो पेपर आ जाएगा, YouTube फैकल्टीज आफ्टर एग्जाम। गाइस पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए टफ नहीं था, सबके लिए टफ था। तो आप इस चीज से तो भारी हो जाओ। मैं आपको बहुत क्लियर बोल दे रहा हूँ, जितना अपन कर रहे हैं बस उतना, और जितना अपन ने किया है वो आप ही अपने आप को पास करवा सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं करवा सकती। ये तो आपने पिछले 4 पेपर में देख लिया। नाउ इन्वेस्टमेंट के बाद 10वीं पॉइंट पर हम आते हैं, एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम डेटर का। दादा डेटर का एग्जिस्टेंस चेक करने में फिर से हम पहले देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कितना था डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का कितना दिखा रहे हैं। उसके बाद डेटर की एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लेंगे, क्रेडिट सेल के अंदर रजिस्टर देख लेंगे, या सेल्स जर्नल देख के हम पता लगा सकते हैं कि डेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इन्वेंट्री हो गई, डेटर हो गई। उसके बाद हम आए कैश एट बैंक में। हम एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? बड़ा सिंपल है सर। कैश एट बैंक में चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैंक स्टेटमेंट मंगाना है, आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक करना है।
कि बैंक का एग्जिस्टेंस है या नहीं, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप बैंक से मंगवा सकते हो। कैश इन हैंड अगर मुझे देखना है तो क्या करूँगा सर, आप तो 31 मार्च को जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करो, कैश बुक को चेक करो और पता लगा लो कि कैश एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। 12 के 12 आइटम का एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया अपन ने। अब आती है कि ऑनरशिप या ऑब्लिगेशन है या नहीं है। सर सबसे पहले ये देखना है कि शेयर कैपिटल ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप शेयर कैपिटल अकाउंट देखो ना, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट के बाद ये भी देखो कि क्या कोई कॉल्स इन एरियर्स है, और अगर कॉल्स इन एरियर है तो फिर वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, और ऊपर से हम उसको तो अभी फोरफिट कर सकते हैं। तो 2 लाइन इसके ऊपर दे दी कि जितनी शेयर कैपिटल है उन सब पर शेयर कैपिटल इशू हुई है उस सब पर पैसा आ गया है, जिनमें नहीं आया है उन्हें कॉल्स इन एरियर्स में रखा गया है, शेयर कैपिटल से अलग करके रखा गया है क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं होते। तो ये इतनी सी बात हमको लिखनी थी शेयर कैपिटल की कि वो ऑब्लिगेशन है या नहीं। रिजर्व्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व्स ऑब्लिगेशन होते ही नहीं है, लेकिन रिजर्व्स के अंदर हमको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये रिजर्व्स सारे जितने भी हैं इसमें कमिटेड रिजर्व्स कितने हैं और अनकमिटेड रिजर्व्स कितने हैं, मतलब कितने फ्री रिजर्व्स हैं। यूटिलाइजेशन भी हमको देखना पड़ेगा कि रिजर्व्स जिस पर्पस के लिए लिए गए थे उन्हीं पर्पस के लिए ड्यूरिंग द ईयर यूज हुए हैं। कैपिटल रिजर्व पर्पस के लिए, जनरल रिजर्व पर्पस के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम की जितनी रिक्वायरमेंट है उनके लिए हुआ है या नहीं हुआ है। लोन पर अगर जाऊंगा तो लोन मेरे लिए ऑब्लिगेशन है या नहीं, तो मुझे वापस से एक बार लोन एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, और लोन एग्रीमेंट के अंदर मैं देख के बताऊंगा कि मैंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसके हिसाब से ये लोन मेरा ऑब्लिगेशन है या नहीं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये लोन सिक्योर्ड है या ये लोन अनसिक्योर्ड है। मैं ये भी देख सकता हूँ ये लोन किस पर्पस के लिए लिया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा किसमें, कि ऑब्लिगेशन में। फिर मैं आऊँगा प्रोविज़न पे, प्रोविज़न ऑब्लिगेशन है या नहीं है ये देखने के लिए मैं देखूंगा कि जो भी एक्सपेंडिचर की लिस्ट आई है क्या वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा मैं, और जिसका अमाउंट सिर्फ एस्टिमेट किया जाता सकता होगा उसी को मैं क्या बताऊंगा, प्रोविज़न बताऊंगा। तो मैं वहाँ देखूंगा ऑब्लिगेशन चेक करते समय कि क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और क्या इसका एक रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाया जा सकता है, तो ही मैं इसको प्रोविजन की तरह रिकॉग्नाइज करूंगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। क्रेडिटर के अंदर मैं देखने जाऊंगा ऑब्लिगेशन है तो मैं देखूंगा कि कहीं इस क्रेडिटर से कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं इसकी परचेज रिटर्न तो नहीं है, कहीं हमने इसको कोई डेबिट नोट तो नहीं छोड़ रखा है। वो देखने के बाद मैं पता लगा लूंगा कि क्रेडिटर मेरे लिए ऑब्लिगेशन है या नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारी ऑनरशिप में है या नहीं, तो लैंड होगी तो रजिस्ट्री देखूंगा, बिल्डिंग होगी तो रजिस्ट्री देखूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ तो परचेस इनवॉइस देखूंगा, फिक्स एसेट रजिस्टर से मैच करूंगा और पता लगाऊंगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर हमारा राइट है या नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे राइट है या नहीं, उसमें ये देखूंगा कि कहीं हमने इन्वेस्टमेंट को कहीं गिरवी तो नहीं रख दिया है, फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट तो है ना, क्योंकि अगर गिरवी रख दिया और वहां अगर डिफॉल्ट कर लिया तो हमारी ऑनरशिप जो है वो खतरे में है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट हमारी ऑनरशिप में है या नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इसी तरीके से मैं ऑनरशिप को देखूंगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री पे हमारा राइट है कि नहीं है, इसके लिए मुझे लगानी पड़ेगी कट ऑफ प्रोसीजर, मुझे लगाना पड़ेगा 31 मार्च के पहले पहले जिनके अंदर प्रॉपर्टी इन गुड्स मेरे पास आ गई थी वो सारी की सारी मेरी इन्वेंट्री, और 31 मार्च के दिन के पहले तक जिन भी गुड्स की प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुकी है वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इन्वेंट्री मेरे यहाँ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। याद आया? गुड। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेंट्री के अंदर एग्जिस्टेंस के बाद जब हम ऑनरशिप की बात कर रहे हैं तो इनवॉइसेस हम देखेंगे, परचेस इनवॉइसेस हम देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि इन्वेंट्री इन्हीं की है या नहीं है। डेटर के अंदर भी हमको यही करना है। डेटर की एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने ले ही ली है कि डेटर एग्जिस्ट करता है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन क्या डेटर पर हमारी ऑनरशिप है हम फिर से देखेंगे कि हमने डेटर कहीं बुक डेट की तरह गिरवी तो नहीं रख दी है, कहीं हमने असाइनमेंट ऑफ द डेट तो नहीं कर दिया है, कहीं हमने डेट को चार्ज पे रख के लोन तो नहीं ले लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा लोन चला गया तो ये डेटर जो है वो रहेंगे ही नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसलिए डेटर का एग्जिस्टेंस देख लिया। कैश एड बैंक के एग्जिस्टेंस में ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पता चल जाता है। कैश इन एंड का एग्जिस्टेंस तो फिजिकली देखने के बाद कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो हमने देखा एग्जिस्टेंस, हमने देखा ऑनरशिप। अब हमारे तीसरे पॉइंट पे, एंड दैट थर्ड पॉइंट जो हमको दिया गया था दैट इज कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन।
जितनी लाइबिलिटी जितनी एसेट है उनके कंप्लीटनेस में एक ही पॉइंट लिखना है, ओपनिंग बैलेंस क्या था, ड्यूरिंग द ईयर कितना ऐड हुआ, ड्यूरिंग द ईयर कितना डिडक्ट हुआ, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। शेयर कैपिटल, क्या नई कैपिटल इशू हुई, क्या नई कैपिटल इशू होने के बाद राइट इशू हुई, या नई कैपिटल जो इशू हुई वो नॉर्मल फर्दर कैपिटल था, या नया इशू हुआ तो वो प्रोस्पेक्टस हम देखेंगे कि नया इशू हुआ तो कैसे इशू हुआ। तो देखा जाए तो अपन उसके अंदर ही बात कर रहे हैं कि नया आया क्या, एंड देन क्लोजिंग। सेम थिंग अप्लाइज टू रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व क्या था, ड्यूरिंग द रिजर्व कहाँ से क्रिएट हो क्या आया, ड्यूरिंग द रिजर्व कहाँ यूटिलाइज हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। उसके अंदर आएंगे लोन पे। ओपनिंग बैलेंस क्या था, ड्यूरिंग देयर और लोन लिया क्या, ड्यूरिंग देयर और रीपे हुआ क्या, ड्यूरिंग देयर लास्ट क्लोजिंग बैलेंस क्या है। इसी तरीके से प्रोविजन, ओपनिंग में प्रोविजन क्या थे, ड्यूरिंग देयर सारे प्रोविजन रिवर्स हो गए, करंट ईयर के प्रोविजन जो बने उनकी लिस्ट कंप्लीट हो गई, कुछ छूटा तो नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्या था, ड्यूरिंग देयर कितनी परचेज की गई, ड्यूरिंग देयर कितना पेमेंट किया गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर कितना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्रेडिटर्स के लिए, सिंपल सी बात, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग में कितनी थी, ड्यूरिंग देयर कितनी परचेज की, ड्यूरिंग देयर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, ड्यूरिंग देयर कितनी एसेट बेची, जो बेची उसके बाद नेट ब्लॉक कितना बचा है, वो हम पूरा का पूरा देखेंगे, दैट इज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। उसके बाद आया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग डीमैट अकाउंट में कितने बैलेंसेस थे, ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टमेंट कितने खरीदे, ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टमेंट कितने बेचे, 31 मार्च तक सारे इन्वेस्टमेंट की लिस्ट जो है वो 31 मार्च के मैच होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी सेम होगा, इन्वेंट्री के अंदर भी यही, ओपनिंग में डब्ल्यूआईपी कितनी थी, ड्यूरिंग देयर डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स कितने कन्वर्ट हुए, ड्यूरिंग देयर नई डब्ल्यूआईपी कितनी जनरेट हुई। उसी तरह से कितना रॉ मटेरियल ओपनिंग में था, कितना कंज्यूम हुआ, क्लोजिंग में कितना है, कितने फिनिश गुड्स ओपनिंग में थे, कितने फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द ईयर आए, कितने फिनिश गुड्स बाद में खत्म हो गए, बेच दिए, तो उनको हम क्लोजिंग बैलेंस के रूप में देखेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीटनेस। कट ऑफ प्रोसीजर भी वहीं लगा दो इन्वेंट्री के केस में। डेटर के केस में ओपनिंग में डेटर कितने थे, ड्यूरिंग देयर डेटर कितने हुए, ड्यूरिंग द ईयर नए डेटर कितने जनरेट हुए, क्लोजिंग में डेटर कितने हैं, कितने डेटर डाउटफुल हुए, कितने डेटर बैड हुए, कितने राइट ऑफ हुए, कंप्लीटनेस। कैश एट बैंक, कंप्लीटनेस, कितने सारे बैंक अकाउंट हैं, क्या सारे बैंक अकाउंट को ले लिया गया है, बैंक ने एफडी में कितना पैसा रखा, बैंक की एफडी में कितना रखा है, बैंक के करंट अकाउंट में कितना है, बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना है, वो सारा अलग अलग करके देखना पड़ेगा। कैश एट बैंक ब्रांचेस में कितना है, कैश एट बैंक पेटी कैश में कितना है, कैश एट बैंक सॉरी कैश इन हैंड ब्रांच में कितना है, कैश इन हैंड पेटी कैश में कितना है, कैश इन हैंड मेन कैश बुक में कितना है, कितनी IOU हैं। मैंने बताया था IOU एक लिस्ट होती है कि भाई इन लोगों को मैंने टेम्परेरी कैश दिया है, 1-2 दिन के अंदर मेरे को खर्चे का हिसाब ला के दे देंगे, कितनी IOU है। इससे हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के बाद आता है वैल्यूएशन। क्या शेयर कैपिटल का वैल्यूएशन सही है, जितना पैसा आया है उतना पेड अप में दिखाया गया है, ऑथोराइज अलग है, पेड अप अलग है, कॉल्ड अप अलग है, सब अलग अलग दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। द सेम थिंग अप्लाइज टू प्रेजेंटेशन ऑल्सो। रिजर्व में रिजर्व्स के यूजेस जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वेदर रिजर्व्स जो यूज हो रहे हैं, जो रिजर्व यूज में आ रहे हैं, तो उनके यूजेस रिस्ट्रिक्टेड हैं या नहीं है, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि वेदर द यूजेस आर रिस्ट्रिक्टिव। तो अगर रिस्ट्रिक्टिव यूजेस हैं तो आपको देखना है, और अगर रिस्ट्रिक्टिव यूजेस नहीं है तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व का यूज कहाँ हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा। हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भैया उसका वैल्यूएशन सही हुआ है नहीं। अगर गलत यूज हो गया होगा तो उसका वैल्यूएशन ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसका अप्रोप्रिएट यूज होना जरूरी है। कमिटेड यूजर्व कमिटेड के लिए होना चाहिए और नॉन कमिटेड रिजर्व नॉन कमिटेड के लिए होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है लोन। तो लोन के अंदर हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम सीधी सी बात करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट कट गई है उनमें से प्रिंसिपल का अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल का अमाउंट हटा दो, इंटरेस्ट का अमाउंट हटा दो, प्रिंसिपल के अमाउंट को अलग हटा दो, मतलब सेग्रीगेट करके दो, और फिर हमें बताओ कि टोटल लोन का अमाउंट कितना है। क्या लोन में दी गई इंस्टॉलमेंट प्रॉपरली डायरेक्ट हो गई है, क्या लोन का इंटरेस्ट प्रॉपरली आया था और चला गया, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ लोन। देन प्रोविजन का वैल्यूएशन, एस्टिमेट हम देखेंगे कि क्या प्रूडेंट एस्टिमेट लिए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्टिमेट्स जो हैं वो
एक ही तरफ अलाइंड है, वेदर दोज एस्टिमेट्स आर अलाइंड एट वन साइड, ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एस्टिमेट है या प्रॉफिट घटाने के लिए एस्टिमेट है, शुड नॉट बी देयर। तो हम देखेंगे कि प्रोविजंस जो है वो एक लाइनमेंट में है। रीजनेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन देखेंगे, कैलकुलेशन शीट प्रोविजन की देखेंगे, और देखेंगे कि अनरीजनेबल प्रोविजन तो नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन। क्रेडिटर का वैल्यूएशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ओपनिंग में क्रेडिटर कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर कितने परचेस हुई, ड्यूरिंग द ईयर कितना पेमेंट हुआ, क्लोजिंग में क्या हुआ, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी छोड़े गए थे डेटर और क्रेडिटर के लिए, दोनों के लिए वैल्यूएशन में वही काम आना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन में हमको देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने कौन सा मॉडल लिया है। क्या हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल लिया है या हमने रिवैल्यूएशन मॉडल लिया है। फिर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर कौन सा मॉडल लिया है, रीस्टेटमेंट मॉडल से किया है या एलिमिनेशन मॉडल से किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको याद आ गया, बोलो हाँ याद आया कि नहीं आया, आया, बस वही तो लिखना है। वैल्यूएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की 5 बातें ठोक के आ जाना है। देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगा देंगे वैल्यूएशन के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म करंट इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म करंट इन्वेस्टमेंट है तो उनका वैल्यूएशन होगा वैल्यू कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे तो उनका वैल्यूएशन होगा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर अदर देन टेम्पररी रिडक्शन हो गया वैल्यू में तो हम उसको रिड्यूस करेंगे और रिवर्स भी मार सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद ही समझदार हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिख दोगे, इन्वेंट्री के बारे में तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लिख दोगे। वैल्यूएशन के लिए मैं क्या बोलूँ, डेटर के लिए बोलोगे देखो 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 कहीं कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो नहीं है। पिछली बार जो प्रोविजन बनाया था उनके अगेंस्ट में कोई बैड डेट हुए क्या, इस बार डाउटफुल डेट्स का कोई प्रोविजन बन रहा है क्या, एंड ऑल दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। कैश एट बैंक में वैल्यूएशन का कुछ नहीं है, बस इतना देखना है बैंक रिकंसिलिएशन में कोई एंट्री छूट तो नहीं गई थी। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की कॉन्ट्रा एंट्री को चेक करना हमको कैश बैलेंस में रहेगा। बैंक बैलेंस इज नो मोर, उसमें वैल्यूएशन का कोई झंझट ही नहीं होता। वैल्यूएशन के बाद आता है महारथी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोल दो, शेड्यूल 3 खोल दो। एग्जिस्ट शेयर कैपिटल का तो शेड्यूल 3 लिखाओ, रिजर्व्स के अंदर शेड्यूल 3 लिखाओ, लोन के अंदर आप बता दो करंट और नॉन करंट का प्रेजेंटेशन है कि नहीं। लॉन्ग टर्म लोन का वो अमाउंट जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है उसको उन्होंने अदर करंट लाइबिलिटी में लिया है या नहीं लिया है, और जो 12 महीने से ज्यादा का उनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में बताया कि नहीं बताया। प्रोविजन के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के प्रोविजन बता दो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो उनकी डिस्काउंटिंग हुई है कि नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर के अंदर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटेड पार्टी के क्रेडिटर हो तो अलग दिखाओ, अदरवाइज नॉर्मल रखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कैसे करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर अलग है, कोटेड इन्वेस्टमेंट अलग है, नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट अलग है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिंपल। इन्वेंट्री के अंदर क्या बताऊं, रॉ मटेरियल कितने का वैल्यूएशन, फीफो लगाई लीफो लगाई, मेथड कॉस्ट फार्मूला कौन सा लगाया, इन्वेंट्री S2। डेटर के अंदर कुछ नहीं है, डेटर के अंदर दिखाना डेटर लेस डाउटफुल डेट्स एंड दैट इज दैट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी डाल दो डेटर के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में। कैश एट बैंक कैश इन हैंड में सिंपल सी बात है, कैश एट बैंक में जो मोर देन 12 मंथ्स वाले होंगे उनको तो नॉन करंट एसेट में ले जाएंगे, जो अप टू 12 मंथ्स वाले होंगे कैश एट बैंक में दिखेंगे, और जो जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 0 से 3 मंथ्स के बीच में होगी उनको हम क्या दिखाएंगे बबलू, उनको हम दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। खत्म। इसको कहते हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्री स्टाइल में रहो, चिंता मत करो, मॉड्यूल बिल्कुल मत देखना, अब समय नहीं मॉड्यूल देखने का। हाँ मैं बताऊंगा मॉड्यूल में आपको क्या क्या पढ़ना है थोड़ी देर बाद। अब अगर हम आए किस पर, अगर हम अब आए तो अब हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जहां हमको देखना है कितनी चीज़ें। पहले हमको देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ, फिर हमको देखना है ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस कि क्या पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, उसके बाद हमको देखना है उसी के अंदर कट ऑफ प्रोसीजर, फिर हमको देखना है कि मेजरमेंट सही हुआ या नहीं, फिर हमको देखना है कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर प्रॉपर हुआ या नहीं। सबसे पहले लेते हैं सेल। सेल ऑकर हुई या नहीं ये मैं सेल्स रजिस्टर से देखूंगा, सेल्स जर्नल से देखूंगा, सेल्स वाउचर्स से देखूंगा, कैश सेल्स वाउचर्स से देखूंगा, जीएसटी के रिटर्न से देखूंगा कि वाकई में सेल ऑकर हुई या नहीं हुई। फिर सेल सारी आई कि नहीं आई
तो मैं देखूंगा कैश सेल्स ले ली गई हैं, क्रेडिट सेल्स ले ली गई हैं, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस कर दिया गया है, कट ऑफ प्रोसीजर लगा दी गई है, 31 मार्च तक जो सेल आनी चाहिए थी वो आ गई है, 31 मार्च के बाद की सेल अगले साल की सेल डाल दी गई है, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई है, वो हम देखेंगे। कट ऑफ में हम देखेंगे कि 31 मार्च तक जिनमें प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई है वो सेल, और जिनकी नहीं हुई है वो सेल नहीं है। मेजरमेंट में हम देखेंगे कि कोटेड प्राइस कितनी थी, जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो कितने थे, डिस्काउंट हमने क्या दिया, कोई स्पेशल डिस्काउंट दिया क्या, क्रेडिट टर्म हमने कोई दी क्या, और कितनी क्वांटिटी हमने दी, उसके हिसाब से हम पूरा मेजरमेंट उसका चेक करेंगे और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में लिख देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर रेवेन्यू का रिकवरी कैसे होता है, तो सेल्स के अंदर हम वो लिख देंगे। सेल्स के बाद हम आएंगे कि भाई साहब हमको सेल्स के बाद जो देखना है, अदर इनकम देखना है, इंटरेस्ट की, रॉयल्टी की, डिविडेंड की, कोई बात नहीं है। ऑकरेंस देख लो पहले तो, इंटरेस्ट अक्रू हुआ क्या, क्या ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट है, लोन एग्रीमेंट देख लो उसके लिए, रॉयल्टी के लिए रॉयल्टी एग्रीमेंट देख लो और देख लो इस साल कितनी यूनिट सेल हुई उतनी रॉयल्टी बनी, डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लो और देख लो इस बार कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, एग्जिस्टेंस तो आपको मिल ही जाएगा। कंप्लीटनेस हम कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है कि जितने भी लोन है, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी एग्रीमेंट है, इन सब की एक कंप्लीट लिस्ट लेके देखेंगे कि इन सब के इंटरेस्ट आ गए या नहीं आ गए, टीडीएस कटा होगा इंटरेस्ट पे हम उससे भी टैली कर लेंगे, बैंक स्टेटमेंट में जाके हम देख लेंगे कि सारे क्रेडिट हो गए या नहीं हो गए, कट ऑफ 31 मार्च पे वही देखना है कि कौन सा इंटरेस्ट इस साल का है, कौन सा अगले साल का है, कौन सी रॉयल्टी इस साल की, कौन सी अगले साल की है, कौन सी डिविडेंड इस साल का है, कौन सा अगले साल का है, दैट इज देयर। ओके, मेजरमेंट में क्या करूंगा, इंटरेस्ट का रेट एग्रीमेंट से चेक करूंगा कि एग्रीमेंट रेट क्या है, रॉयल्टी के अंदर क्या देखूंगा, कितने गुड्स सेल हुए, पर यूनिट रॉयल्टी कितनी थी, एग्रीमेंट में देख के मैं बताऊंगा। उसके बाद हम आए थे किस पर, डिविडेंड पर, तो मैं देखूंगा पेड अप वैल्यू शेयर की कितनी थी, डिविडेंड का रेट कितना था और उन्होंने डिविडेंड कितना दिया, और इसके लिए फिर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के थोड़े से गुण गाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड P&L रिलेटेड टू अदर इनकम। इसके बाद हम आए थे परचेसेस कैसे चेक करेंगे, परचेसेस ऑकर हुई कि नहीं हुई, भैया परचेस इनवॉइस देख लो, परचेस रजिस्टर देख लो, डिस्पैच रजिस्टर देख लो, गेट रजिस्टर देख लो, मटेरियल रिसीव नोट साइंड बाय द अदर पार्टी वो देख लो, फ्रेट उन्होंने दिया होगा वो देख लो, और आपके डिस्पैच डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दी होगी वो देख लो, परचेस ऑर्डर जो आपके पास आया होगा वो देख लो। कितनी चीजें देख सकते हो कि परचेसेस हुई भी है या नहीं हुई है। परचेस के होने के बाद हमको देखना है परचेस कंप्लीट है कि नहीं, तो कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस वो देखना पड़ेगा, परचेस रिटर्न प्रॉपरली आया या नहीं दिया है वो देखना पड़ेगा, फिर कट ऑफ देखना पड़ेगा, 31 मार्च तक जिनकी प्रॉपर्टी इन गुड्स हमारे पास आ गई है वो परचेसेस, 31 मार्च के दिन तक जो नहीं आई है वो परचेसेस नहीं है, वो एडवांस है, दैट कट ऑफ हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद मेजरमेंट देखेंगे, हमने परचेस ऑर्डर क्या दिया था, क्वांटिटी क्या बोली थी, रेट क्या बोला था, डिस्काउंट क्या बोला था, ड्यूटीज क्या आने वाली थी, और क्या कोई क्वालिटी रिबेट, अगर गलत मटेरियल आ गया तो हमको लेनी है, क्या कोई क्वांटिटी रिबेट, अगर ज़्यादा माल खरीदा है तो हमको मिली है या नहीं मिली है वो हमको देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इसका मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद आएगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वेरी सिंपल। अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेस हमेशा किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे, और जितनी भी एडिशनल कॉस्ट लगी है ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वो भी ऐड होगी। जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ऐड करवाता है वो सब ऐड होगा, जो नहीं करवाता जय श्री राम। कुछ समझ में आया बाबू? और सर आप तो बहुत जल्दी कर रहे हो, तो भैया अपना परसों पेपर है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, यहाँ पे फटाफट एक रिविजन मारना है, क्योंकि इसमें तो लिख के भी वही आना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। परचेस के बाद और आगे बढ़ते हैं, परचेसेस हो गई, ओके और परचेसेस के बाद इनकम टैक्स, जीएसटी,
एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी, वेजेस। बढ़िया यार, सब तो आपको याद आ गया, अब मेरे बताने की क्या जरूरत है। इतनी देर में तो आपको समझ में आ गया अपने क्या करना है। सैलरी के अंदर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय की पूरी लिस्ट लाओ, एम्प्लॉय का सैलरी मास्टर लाओ, एम्प्लॉय की वेज रोल लाओ, एम्प्लॉय का सैलरी शीट लेके आओ, उसके अंदर हम कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन तो बाद में देखेंगे। ये एम्प्लॉय थे, इनका अटेंडेंस रजिस्टर लाओ, क्या इन्होंने काम भी किया, काम किया है तो ऑकरेंस, नहीं तो काय का ऑकरेंस, कट ऑफ। उसके बाद कंप्लीट देखेंगे, जितने वर्कर हैं जितने एम्प्लॉई हैं सबका आ गया है, इनके पीएफ रिकॉर्ड देखेंगे, इनका टीडीएस रिकॉर्ड देखेंगे और सब चीजें चेक करेंगे। अच्छा, परचेसेस में जीएसटी रिकॉर्ड रह गए थे आप डाल लेना, इनके पीएफ रिकॉर्ड सारे देखेंगे और सारे देखने के बाद पता लगाएंगे कि ये सही है या नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद आप क्या होगे, उसके बाद आप कट ऑफ पे आओगे। 31 मार्च तक जितनी सैलरी, जितनी अटेंडेंस की वेजेस बन रही हैं वो, जितना ओवर टाइम बन रहा है वो, जितने इंसेंटिव बन रहे हैं वो, जितना बोनस बन रहा है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन चेक करेंगे, कितने आवर, कितना रेट, क्या सैलरी, क्या अलाउंस दिया, क्या बोनस स्कीम थी, क्या इंसेंटिव की स्कीम थी, और उसकी कैलकुलेशन शीट चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। और उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में तो हमको यही देखना है कि जो भी सैलरी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, लेकिन वो सैलरी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाने के लिए दी गई थी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड हो जानी चाहिए। बात खत्म हो गई। ये थे एम्प्लॉय बेनिफिट। उसके बाद अब जीएसटी और इनकम टैक्स का तो मैं आपको क्या बताऊं। आप सबसे पहले देखोगे कि ऑकरेंस है कि नहीं, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप देखोगे या कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स आप देखोगे, दोनों अलग अलग है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में आप देखोगे कितने अलाउंस लिए, कितने डिसअलाउंस हो गए। इधर आप देखोगे कितनी आईटीसी की क्रेडिट आई, नहीं आई, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन। कंप्लीटनेस में आप देखोगे सारी इनकम आ गई, यहाँ देखोगे सारी सेल आ गई, सारी परचेस आ गई है, सारे सेल्स रिटर्न आ गए, सारे परचेस रिटर्न आ गए। कट ऑफ में देखोगे 31 मार्च तक सारा 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 यहाँ आ गया है। उसके बाद आप मेजरमेंट में देखोगे कि टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ, लेस एडवांस टैक्स कितना था, लेस टीडीएस कितना था, अब नेट टैक्स जो बचा उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चालान भरा कि नहीं भरा। इधर आप देखोगे जीएसटी पेएबल कितना था, आईटीसी क्रेडिट कितनी अवेलेबल थी, यूटिलाइज करने के बाद जो पेमेंट करना था वो पेमेंट कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया। सो सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जिसमें से वो आपसे बाकायदा पूछ सकते हैं, हम वहां चलते हैं कि स्पेसिफिक क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आप अगले 1 घंटे में ये वाला जो मैं दे रहा हूं आपको ये कंप्लीट करके रख लेंगे, और अगर अभी कंप्लीट नहीं करना है तो गुड मॉर्निंग में इनको डाल के रख लो। तो कुछ चीजें जो है मैं गुड मॉर्निंग में डलवा रहा हूं। जो गुड मॉर्निंग मतलब आपको मालूम है, एग्जाम के दिन सुबह अपन जो पढ़कर जाने वाले हैं उसके अंदर नोटिफाई कर लो चैप्टर नंबर 9 के अंदर। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्या क्या हमें अलग से पढ़ के जाना है। चैप्टर 9 के अंदर आपको पढ़ के जाना है। सीधे आइएगा आप। ये तो सब मैंने आपको करवा दिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सुबह सुबह पढ़ के जाने के लिए बोल रहा हूँ। ऑडिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बिल्कुल करके जाएं। ऑडिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर जहां लिखा हुआ है वो आपको करना है। रिडक्शन इन कैपिटल एक बार देख लेना, वैसे आपका कंपनी लॉ में पूरा देखा हुआ है, मुझे दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको आना है उसके बाद व्हाट यू हैव टू गो फॉर, जो मॉर्निंग में पढ़ने की बात है। मॉर्निंग में पढ़ने की बात ये रही नीचे, ये तो सब कोई काम के नहीं। डायरेक्ट कंफर्मेशन तो हमने ऐसे 505 में ही पढ़ ली, यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो उस दिन आपको मॉर्निंग में पढ़ के जानी है। आओ,
मॉर्निंग के अंदर जो आपको पढ़ के जाना है, मैं सिर्फ वो बताने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। एक चीज़ तो मैंने उधर बता दी, अब दूसरी चीज़ यहाँ बता दूँ। शायद वो पीछे निकल गई, मैं वापस चला जाऊँगा। और आगे, बहुत आगे है जो इम्पोर्टेंट है। मैं क्योंकि वो है ना, अगर आ गया तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको हाँ, परचेसेस में था वो। लीजिए, परचेसेस में एनालिटिकल प्रोसीजर, रेशोज, ये वो कई बार पूछ लेते हैं। पेज नंबर 9.91 पे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, 9.91 पर ये रही एनालिटिकल प्रोसीजर। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, रेशोज। ये 3 आइटम जो हैं आप पढ़ के ज़रूर जाना। हो सकता है इनमें से कुछ आपसे पूछ लें। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इनका एक पेट क्वेश्चन है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, रेंट एक्सपेंस, पावर फ्यूल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, लीगल प्रोफेशनल, ट्रैवलिंग, ये सारे के सारे मॉर्निंग में पढ़ के जाना है अपने को एज इट इज। पेज नंबर 9.99 पर जो दिए हैं इनमें से एक आपको वहां मिलेगा। ऐसा मेरा हमेशा से मानना रहा। बस इतना कर लो, काम खत्म। ऑल द बेस्ट। अब जो आपको जाना है और पेपर फोड़ के आना है, फालतू बातें करने का अपने पास टाइम नहीं है। चुपचाप जो करना है वो करो। अब जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से मेरा ख्याल है थोड़ा थक गए होंगे आप। अब आप थोड़ा सा आराम कर लो। इस चैप्टर को अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं, सीधे वहाँ उठा के देखना है। अब आप रिवीजन कैसे करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा वेटेज पहले आपको सेकंड मॉड्यूल को देना है और सेकंड मॉड्यूल पहले ख़त्म करना है, उसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल पे जाना है। सेकंड मॉड्यूल में भी ऑडिट रिपोर्ट वाला छोड़ के पहले पूरा सेकंड मॉड्यूल पूरे अच्छे से लगाओ, उसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल पे जाओ। और फिर गुड मॉर्निंग जो जो मैंने दिए हुए हैं वो तो आपको करना ही है। जितने गुड मॉर्निंग दिए वो गुड मॉर्निंग के लिए समय रखना अलग से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मस्ती से लिख कर आओ, कोई टेंशन नहीं है दोस्त। बढ़िया लिख कर आओ, टेंशन रहित काम करो, कूल हेडेडली जाओ। टेंशन लेके भी तुमने क्या उखाड़ लिया, ये तुमने देख लिया पेपर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।